एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के ये टेस्ट पेपर नंबर हमारे सेकंड पार्ट में। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। तो हमने 65 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब 66 से हमें देखना है, सॉरी हाँ, ये 64 तक देख लिए थे, 65 से देखना है। एक्चुअली में जब कभी ज़्यादा शोर होने लगता है तो फिर लास्ट का मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं बंद कर रही हूँ, फिर मैं वहीं से स्टॉप कर देती हूँ। तो चलो 65 तक देख लिए थे। अब हम इसका फुल एंड फाइनल पार्ट देख लेते हैं। और आप लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा, नहीं कर रहे हैं तो करते जाइएगा साथ साथ में। उधर आप तैयारी भी करते जाओ, और अगर आपको चेक करना है कि आप किस लेवल पे तैयारी है आपकी, कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो टेस्ट पेपर को अटेंड करके देखो, आपको वहाँ पर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। ये लेखक है और ये वृत्तांत है। ऑप्शन फर्स्ट अबुल फजल, तारिक फिरोज शाही। सेकंड अब्दुल बदायूनी, पादशाहनामा। थर्ड जियाउद्दीन बर्नी, अकबरनामा। एंड फोर अब्दुल हामिद लाहौरी, मुंतखब उत तवारीख। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ये कोड दिया गया है, हमें यहाँ पर बताना है कि ये कितने इसमें सही है इनका, यानी कि मिलान करके बताना है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि इसमें कितने सही हैं, कौन सही है। तो ए आपका हो जाएगा सी, यानी कि अबुल फजल, तो अकबरनामा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे टू की, अब्दुल बदायूनी, तो मुंतखब उत तवारीख, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। एंड अब बात करें यहाँ पर, हाँ, ये जियाउद्दीन बर्नी, तो ये तारिक फिरोज शाही, और अब्दुल हामिद लाहौरी, तो ये आपका हो जाएगा पादशाह नामा, यानी कि 4B। तो इस तरीके से हम मिलान करके देखते हैं तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति पर यूनानी आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा से प्रभाव था। ऑप्शन फर्स्ट, भारत और ग्रीस के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। ऑप्शन सेकंड, इसने भारत की सिक्का प्रणाली को प्रभावित किया। ऑप्शन थर्ड, इससे उत्तर पश्चिमी भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। एंड ऑप्शन फोर, इससे गांधार कला विद्यालय का विकास हुआ। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, या डी सभी चार। तो यहाँ पर अगर आंसर की हम बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन है, तो डी कह रहे हैं कि सभी चार, यानी कि भारतीय संस्कृति पर यूनानी आक्रमण का निम्नलिखित में से जो प्रभाव हुआ वो ये चारों हुए। ठीक है, तो मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, आप पीडीएफ को वहाँ से अपलोड कर लो और सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर लो। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मीरास या वतन क्या था। ऑप्शन ए राष्ट्र को सूचित करने वाला शब्द, बी कारीगरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान, सी बाहर से आए व्यापारियों पर लगाया गया कर, एंड डी गोदी पर लगाया गया कर। तो यहाँ पर बताना है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मीरास या वतन, ये शब्द हैं जिनके विषय में हमें बात करनी है। 66 नंबर क्वेश्चन, तो बी कह रहे हैं कि कारीगरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। ठीक है, मीरास या वतन क्या था, तो कारीगरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। इनको भी देखते चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन को, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये इस तरीके से देखते चलिएगा अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना माधव आचार्य ने की थी। सेकंड, द्वैताद्वैत दर्शन की स्थापना निम्बार्क आचार्य ने की थी। थर्ड, द्वैत दर्शन की स्थापना रामानुज आचार्य ने की थी। तो कह रहे उपरोक्त में से कितने कथन सही है। ये हमारे कथन दिए गए हैं, तो हमें बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर। बात करें तो कथन फर्स्ट आपका गलत है, क्योंकि विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना रामानुजन आचार्य ने की थी। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट गलत हो गया, इसका मतलब एंड क्योंकि यहाँ पर ये यूपीएससी के तरीके दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लो अच्छे से। एंड कह रहे हैं शुद्धाद्वैत दर्शन की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर 68 है क्वेश्चन नंबर। तो 68 का, सॉरी बी नहीं, ए, केवल एक कथन आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि ये वाला भी गलत हो गया, तो एक आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि हम बौद्ध धर्म के प्रति अशोक और हर्षवर्धन के दृष्टिकोण की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों शासकों ने सक्रिय रूप से बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों पर अत्याचार किया। बी, अशोक ने अपने शिलालेखों और मिशनरी प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जबकि हर्षवर्धन धार्मिक मामलों के प्रति उदासीन रहे। सी, हर्षवर्धन ने सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जबकि अशोक ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। एंड डी, किसी भी शासक का बौद्ध धर्म के प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कह रहे इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें सही बताना। 69 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वे रामानंद के शिष्य थे। सेकंड, उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। थर्ड, उनके काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा एकत्र किया गया था। तो उपयुक्त वाक्यांश वर्णन करते हैं। ऑप्शन ए,
गुरु नानक, बी चैतन्य, सी कबीर एंड डी विद्यापति। अब हमें बताना कि ये जो फैक्ट दिए गए हैं ये किसका वर्णन करते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हम 70 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अगर बात करें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर कि यानी कि कबीर। ठीक है, संत कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था। वह 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे, जैसा कि सबको पता है। कबीर की विरासत आज भी एक संप्रदाय के माध्यम से चल रही है, जिसे कबीर का पंथ कहा जाता है। एक धार्मिक समुदाय जो उन्हें संस्थापक मानता था। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंस, ठीक है, क्या कह रहे हैं, सामंस शब्द किसको संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो जादुई शक्तियों का दावा करता है। बी, व्यक्ति जो भूमि व्यापार में लगा हुआ है। सी, व्यक्ति जो शासक वर्ग से संबंधित है। एंड डी, वह व्यक्ति जो मूर्ति निर्माण में लगा हुआ है। यानी कि जो ये एक शब्द है ना, सामंस शब्द, किसको संदर्भित करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है। तो बात करें तो ये कह रहे हैं कि समन वे पुरुष और महिलाएं थे जो जादुई और उपचार शक्तियों के साथ साथ दूसरी दुनिया के साथ संवाद करने की क्षमता का दावा करते थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो सामंस है वह ऑप्शन ए यहाँ पर सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय ने मुख्य रूप से तांत्रिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन पर जोर दिया। बी, दोनों विश्वविद्यालयों ने वैदिक अध्ययन और हिंदू अनुष्ठानों पर जोर दिया। सी, नालंदा विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम के साथ उदार शिक्षा को बढ़ावा दिया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की। डी ऑप्शन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय धार्मिक धार्मिकता पर जोर देता था। अब इनमें से कौन सा कथन सही है हमें बताना। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं फिलहाल, नालंदा विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम के साथ उदार शिक्षा को बढ़ावा दिया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पटिवेटिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन है प्रधान पुजारी, बी रिपोर्टर, सी शाही कोषाध्यक्ष या डी सैन्य कमांडर। क्वेश्चन में से बहुत अच्छे फॉर्म किए गए हैं। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर कि रिपोर्टर। ठीक है, अशोक के शिलालेख इतिहास की जानकारी के लिए एक महान स्रोत साबित हुए हैं। मौर्य काल के समाज, संस्कृति और शासन को समझने के लिए अभिलेखा शास्त्रियों और इतिहासकारों ने इन शिलालेखों पर काम किया है। पुरालेख शास्त्रियों ने पटिवेटिका शब्द का अनुवाद रिपोर्टर के रूप में किया है। ठीक है, तो वहाँ से ये एक चीज़ कन्फर्म हुई है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम जब तक बढ़ते हैं तो आप ये ट्रांसलेशन देख लो, इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसको अटेंड करना इंग्लिश से। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को देखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौर्य काल के दौरान बिहार में प्राचीन राजधानियों का क्या महत्व था। ऑप्शन है, वे मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे। सेकंड, वे अपनी धार्मिक विविधता और समन्वयवाद के लिए प्रसिद्ध थे। थर्ड, उन्होंने बौद्ध धर्म और तंत्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर कोड दिया गया है, इस कोड को आप पढ़ लीजिए, मतलब कोड दिया गया आंसर के लिए। हम बात करें अगर आंसर की तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पर सही है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल गलत है, क्योंकि कह रहे पुरालेख शास्त्रियों 74 नंबर क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पाटलिपुत्र है वो राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र थी, जो कला, साहित्य और वास्तुकला में प्रगति की गवाह थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। सिंधु घाटी स्थल है और ये पुरातात्विक खोज है। हड़प्पा चावल की खेती के साक्ष्य, बी मोहनजोदड़ो गोदी खाना, सी चनहोदड़ो देवी माँ की मिट्टी की आकृतियाँ एंड डी लोथल महान स्नानागार। तो अब हमें इनको मिलान करना है और बताना कि इसमें से क्या आंसर सही होगा। हड़प्पा की बात करें तो देवी माँ की मूर्ति की आकृतियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ए यानी कि थर्ड। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तो यहाँ पर महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या खोजे गए हैं। लोथल आपको पता है और ये चनहोदड़ो, ठीक है, चनहोदड़ो में चावल की खेती और लोथल में आपका है गोदी खाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से अगर मिलान करेंगे 75 में तो आपको ऑप्शन ए सही मिल जाएगा, A3 B4 C1 D2। तो इस तरीके से ए ऑप्शन 75 क्वेश्चन नंबर का सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, अशोक नाम का उल्लेख मास्की लघु शिलालेख में किया गया था। सेकंड, देवाना प्रिय नाम का उल्लेख गुर्जर लघु शिलालेख में किया गया था। थर्ड, पियादस्सी राजा नाम का उल्लेख बराबर गुफा शिलालेख में किया गया है। एंड फोर्थ, अशोक मौर्य नाम का उल्लेख
रुद्रा दमन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। अभी आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल, A, B, C और D, ठीक है। तो अब मिलान करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। 76 में आपका D कह रहे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। यानी कि ये आपके 4 क्वेश्चन तो तैयार हो गए, आपको चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो गई है ना। अशोक नाम का उल्लेख मास्की लघु शिलालेख में हुआ, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए राजाओं के नाम को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके उपयुक्त राजवंशों से मिलान करना। कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड है सिमुक, नंदीवर्मन, अमोघवर्ष एंड विष्णुवर्धन, ठीक है। तो इनको मिलान करना है। अगर बात करें सिमुक की तो ये आपका सातवाहन हो जाएंगे, ठीक है। नंदीवर्मन की बात करेंगे तो नंदीवर्मन आपका पल्लव हो जाएंगे। अमोघवर्ष की बात की जाएगी तो अमोघवर्ष राष्ट्रकूट हो गया, एंड विष्णुवर्धन तो ये आपका होयसल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर D4 है, तो D4 यहाँ पर देखो इसमें दोनों में दिया गया, यानी कि अब यहीं से मिलान करना है। A, B, फर्स्ट B है और D4 है यहाँ पर, लेकिन D4A है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे 77 नंबर में क्वेश्चन में, तो आपको B ऑप्शन आपका तुरंत ही निकल आएगा, क्योंकि फर्स्ट B यहाँ भी है लेकिन D4 यहाँ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया। सेकंड, वह पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने भारत पर शासन किया। थर्ड, रजिया की हत्या हरियाणा के कैथल के पास कर दी गई। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अब ये 4 प्रकार के कथन दिए गए हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए कह रहे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि चारों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर फिलहाल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहे कि मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नलियर दिव्य प्रबंधम है। ऑप्शन फर्स्ट, ए भक्ति संत अंडाल की शिक्षाओं का संकलन, बी शंकर की शिक्षाओं का संकलन, सी 12 अलवरों की रचना का संकलन, या डी उपरोक्त के अलावा अन्य। 79 नंबर क्वेश्चन है। बात करें आंसर की तो सी कह रहे हैं 12 अलवरों की रचना का संकलन, ठीक है। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नलियर दिव्य प्रबंधम है, तो 12 अलवरों की रचना का संकलन। ये रहे हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्वेश्चन। 74 से है, 74, 75, ठीक है। तो इनको देखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का उल्लेख किस रूप में किया गया। ऑप्शन ए चोल पांड्य सत्यपुत्र और केरल पुत्र, बी चेर चोल पांड्य और सत्यपुत्र, सी चेर पांड्य चोल और सत्यपुत्र, या डी पांड्य चोल चेर और सत्यपुत्र। तो अब यहाँ पर हमें बताना है आंसर को। 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए हैं। तो 80 में ए है, दक्षिणी सीमा की बात करें तो चोल पांड्य सत्यपुत्र और केरल पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल हमारा यहाँ पर है 81। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए तक्षशिला और कौशाम्बी बौद्ध स्थल हैं। सेकेंड, इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, एंड डी न तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों ही सही है। तक्षशिला और कौशाम्बी बौद्ध स्थल है और इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही की थी, ठीक है। तक्षशिला के बारे में अन्य चीज़ें भी दी गई हैं, तो आप PDF से अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डाई स्ट्राइकिंग तकनीक द्वारा बनाए गए सिक्के भारत में डैश राजवंश के शासकों द्वारा शुरू किए गए थे। अब ऑप्शन दिया गया है, राजवंश है मौर्य, बी कुषाण, सी इंडो रोमन्स एंड डी इंडो बैक्टीरिया। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो कह रहे हैं इंडो बैक्टीरिया राजवंश के शासकों द्वारा शुरू किए गए थे ये वाले सिक्के, तो इंडो बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, लोथल शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान। सेकंड, विहार पूजा के लिए होते हैं। एंड थर्ड, आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना कितने कथन सही है। तो कह रहे केवल 2 आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। कथन फर्स्ट सही है, लोथल गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल है, नॉर्मली सबको पता ही है इसका शब्द, ठीक है। और इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसी तरह सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब भी मृतकों का टीला होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं गलत है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित। ऑप्शन ए कर संग्रह, बी रेशमी वस्त्र बनाने की कला, सी राज्य और प्रशासन एंड डी तक्षशिला। तो यहाँ पर बात करना है अगर अर्थशास्त्र के बारे में, 84 का सी ऑप्शन आपका सही है कि राज्य और प्रशासन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
हमने 84 तक कंप्लीट कर लिया था, 85 पे कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है प्रशासनिक मुद्दे, सेकंड कमजोर उत्तराधिकार, थर्ड धार्मिक एवं सामाजिक कारक एंड फोर्थ विदेशी आक्रमणकारी। कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा से मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। एक बात याद रखना, यहाँ पर इन्होंने फिलहाल पूछा कि नहीं है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल थर्ड, सी केवल फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, या डी कोई नहीं। ठीक है, तो मौर्य हर साम्राज्य देखिए पहले कोई भी साम्राज्य की स्थापना होती है, फिर वो चरम पर जाता है, यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना कि बहुत धन संपदा है, पीक पर जाता है, फिर कभी ना कभी किसी भी चीज़ को, चाहे जीवन हो, इंसान हो, कोई साम्राज्य हो, कोई चीज़ हो, है ना, कोई योजनाएं हो, तो कभी कभी वो चीज़ें कम भी हो जाती हैं या उनका पूरी तरीके से पतन भी हो जाता है। हम लोगों ने जिस तरीके से चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी है अभी तक, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो कोई ना कोई तो कारण रहता ही होगा। फिलहाल यहाँ बोल रहे हैं, ये आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए, इन्होंने बोला इनमें से नहीं है, तो डी कह रहे हैं कोई नहीं है। ठीक है, अब कोई नहीं है तो फिर आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, तो फिर कमज़ोर हुआ कैसे, मौर्य साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। तो कह रहे हैं उपरोक्त सभी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है मौर्य साम्राज्य के विशाल आकार ने शासन, कराधान और कानून प्रवर्तन के मामले में प्रशासनिक चुनौतियां पेश की। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, केंद्रीकृत प्रशासन की प्रभावशीलता कम होने लगी। ग्रीक, बैक्टीरियन साम्राज्यों और शुंग राजवंश जैसी विदेशी शक्तियों के बाहरी आक्रमणों ने मौर्य साम्राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर दी। कुछ चीज़ें मौर्य साम्राज्य के बारे में और हैं, जब आप उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको और कहीं मिलेगा, मतलब वनडे में भी मिलते हैं, जीएस जैसे आता है, वनडे एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं और जो आपके ये हो रहे हैं यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस है ना, एमपी पीसीएस, तो इनमें ये आपके काम आएंगे। तो आंसर फिलहाल इन्होंने बोला है यहाँ पर जो कि नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ चीज़ें रही हैं लेकिन फिलहाल तो यहाँ इन्होंने यही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी, उससे आपका बेस क्लियर होता है ना। केवल है नहीं है, दोनों हैं, बिल्कुल नहीं है, ये केवल एक टिक करने के लिए ठीक है, लेकिन आपकी जो समझ बढ़ेगी वो आंसर पूरा पढ़ने के लिए ही, पढ़ने से ही मतलब कि चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरी बात है, मैं सब में आंसर नहीं बताती हूँ पूरा डिटेल्ड में, है ना, कुछ कुछ मैं 2-3 लाइनें बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका बेस बना रहे, आपको समझ में आए कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं और कहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। ऑप्शन फर्स्ट महिषी कोषाध्यक्ष, बी युवराज, सेकेंड ग्राम प्रधान, सी ग्रामिणी रानी एंड डी संग्रहित्री युवराज। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहले तो हमें इनका मिलान करना है। तो ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे राजन राजा थे और महिषी मुख्य रानी थी, है ना। तो जो ये महिषी हैं ये आपका हो जाएगा रानी। अगर बात है यहीं पर आपके कि ये जो मतलब ग्रामीणी गांव का मुखिया होता है और कुलपा या कुलपति परिवार का मुखिया होता है, तो जब ग्रामीणी आएगा या ग्रामीणी आएगा तो ग्राम प्रधान आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें तो देखो A3 आपका है, बात की जाए सी, तो सी आपका यहाँ पर हाँ 2 हो जाएगा। मैंने सोचा देखिए कहीं गलत तो नहीं मिला। डी आपका जो संगहित्री हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा D1 हो जाएगा एंड B4 हो जाएगा। युवराज आपका बचा तो युवराज हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा अगर ये जो मिलान करते हैं तो सही आंसर इसका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्य पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट अंगुत्तर निकाय, सेकेंड दीपवंश, थर्ड महावस्तु एंड फोर भगवती सूत्र। उपरोक्त में से कौन सा बौद्ध साहित्य 16 महाजनपदों की सूची प्रस्तुत करता है। अब ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें कौन से सूची प्रस्तुत करता है, ये चारों पहले पढ़ लीजिए, वही ऑप्शन है जो यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर आपका यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब अंगुत्तर निकाय, दीपवंश एंड थर्ड महावस्तु। 4 आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कुरुमिन स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है बुद्ध के जन्म स्थान पर, बी वह स्थान जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी, सी वह स्थान जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, एंड डी वह स्थान जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखना, रुमिनदेही बहुत बार आया हुआ है। रुमिनदेही स्तंभ बुद्ध के जन्म स्थान पर बनाया गया था। इसमें उल्लेख है कि लुम्बिनी गांव बुद्ध का जन्म स्थान को बलि से छूट दी जाएगी और उसे केवल भाग का 8वां हिस्सा देना होगा। मतलब इसमें उल्लेख है कि लुम्बिनी गांव जो है वो बुद्ध का जन्म स्थान है, इसी से इनके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का है। कथन ए कह रहा है कि प्रारंभिक आर्य समाज में महिलाएं पति के घर पर एकत्रित लोगों से
बात करती थी, दावतों में जाती थी और अपने पति के साथ सभी धार्मिक समारोहों में भाग लेती थी। कारण आर कह रहे कि प्रारंभिक आर्य समाज में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। कोड आपको पता ही है कि ए, ऑप्शन ए दोनों सही, ए और आर दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण, बी ए सही लेकिन आर गलत, सी ए और आर गलत, डी ए गलत और आर सही। तो इस तरीके से कोड देते रहते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर चूंकि गलत पूछा तो याद रखना। ऑप्शन है अकबर ने उसे मियाँ की उपाधि दी थी, बी उन्हें कुछ प्रसिद्ध राग मियाँ की मल्हार को पेश करने का श्रेय दिया जाता है, सी वह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से थे, एंड डी सभी सही है। ठीक है, फिलहाल तो क्वेश्चन गलत पूछा है, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो डी कह रहे हैं कि सभी सही है। वार्षिक तानसेन समारोह का 99वां संस्करण दिसंबर 2023 को मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन की समाधि ग्वालियर में आयोजित किया गया था। उन्हें कुछ प्रसिद्ध रागों जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबार के पेश करने का श्रेय दिया जाता है। तो सभी फिलहाल सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। एंड आपको याद रखना है कि अभी ग्वालियर में कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध रही हैं, कि कौन सी चीज़ें चर्चा में रही हैं। तो करंट के साथ में वो चीज़ों को आप लेते चलोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, इसके बाद में ग्वालियर में और क्या चीज़ें हैं जो करंट में रही हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ किया। ऑप्शन है भोपाल, बी अहमदाबाद, सी बनारस, एंड डी उज्जैन। तो ये कोई भी छोटा बच्चा अगर करंट थोड़ा सा कहीं ध्यान दे रहा तो बहुत आराम से आंसर बता देगा, है ना। नेक्स्ट है कि शिवाजी के शासनकाल के दौरान मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि सबसे निचली इकाई गांव का नेतृत्व पटेल करते थे। कथन सेकंड है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था। कथन थर्ड है कि शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर के सुधारों पर आधारित है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब ये कोड हमारे दिए गए हैं, ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस तरीके से देते। ये टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत अच्छी है, मुझे इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले और इसमें 80% वो क्वेश्चन मतलब बनाए गए हैं जो PYQ में होते हैं, क्वेश्चन जो आते हुए एग्जाम में आए हुए हैं। इससे क्या होता है कि PYQ रिवाइज हो जाता है, प्लस आपको बहुत क्वेश्चनों की आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज अपने में बहुत अच्छी बनाई गई है। आंसर की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही कह रहे हैं, सेकेंड आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है। कथन सेकेंड गलत है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा गणपतिविट्टम मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, एंड डी तेलंगाना। तो अगर बात करें यहाँ पर हम, ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन। तो वायनाड के एक नगर पालिका शहर सुल्तान बाथरी में एक पत्थर का मंदिर है जिसे कभी गणपति वट्टम के नाम से जाना जाता था। विजयनगर राजवंश की प्रचलित स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों से वायनाड में आए जैनियों द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान के आक्रमण के दौरान मंदिर आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल में एक जगह है वायनाड, और आपको पता है कि चुनाव के समय वायनाड कितना चर्चा में रहती है जगह, है ना। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बुद्ध का कोई भी भाषण उनके जीवन काल के दौरान लिखा नहीं गया था। सेकंड, उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को उनके शिष्यों द्वारा राजगृह में संकलित किया गया था। थर्ड, इन संकलनों को त्रिपिटका होना चाहिए के नाम से जाना जाता था। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और 94 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल 2 सत्य हैं। केवल 2 सत्य है मतलब बुद्ध ने चर्चा और बहस के माध्यम से मौखिक रूप से शिक्षा दी। पुरुषों और महिलाओं ने इन प्रवचनों में भाग लिया और जो कुछ उन्होंने सुना उस पर चर्चा की। बुद्ध का कोई भी भाषण उनके जीवन काल के दौरान नहीं लिखा गया। तो यानी आपका फर्स्ट तो सत्य हो गया, है ना। एंड जैसे ये कह रहे हैं विनय पिटका में उन लोगों के लिए नियम और कानून शामिल थे जो संघ या मठवासी व्यवस्था में शामिल हुए थे। बुद्ध की शिक्षा सुत्त पिटक में शामिल है। तो ये जो त्रिपिटक कह रहे हैं ना, ठीक है, सुत्त पिटक में शामिल और अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से निपटता है। तो इस तरीके से आपको जब आप एक बार PDF पढ़ोगे तो और चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए दीवान रसालत विदेशी मामले, बी दीवान विजारत वित्त मामले, सी दीवान इंसा युद्ध मामला, एंड डी दीवान बारिद खुफिया मामले। अब ये खूब आते हैं और
दीवान खैरात करके होता, दीवान कुछ और है, आम, दीवान खास, है ना। तो ये इसमें जो चीज़ें हैं प्रचलित रहती थी मुग़ल काल में, मुग़ल समय में, और बहुत इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन सी कह रहे हैं आपका, इन्होंने बोला कि कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन आपका कह रहे हैं गलत है। फर्स्ट आपका सही है, दीवान रसालत विदेशी मामले सही है। दीवान इंसा आपका है पत्राचार, ठीक है, ये युद्ध मामले से नहीं है बल्कि पत्राचार से है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक कप शराब और एक डिश सूप के लिए अपना राज्य अपनी प्रिय रानी को भेज दिया, यह टिप्पणी किस मुगल सम्राट ने दी थी? ठीक है, तो कह रहे किस मुगल सम्राट ने दी? ऑप्शन है जहांगीर, बी शाहजहां, सी हुमायूं एंड डी बहादुर शाह प्रथम। बात करें तो प्रश्न में दिया गया वाक्यांश जहांगीर और प्रशासन पर नूरजहां और जनता के प्रभाव का वर्णन करता है। अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम नूर उद्दीन जहांगीर की उपाधि के साथ हुआ। वह अकबर की एक राजपूत पत्नी का पुत्र था। उनके स्वर्गारोहण को उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार खुसरो ने चुनौती दी, जिन्होंने सिख गुरु अर्जन देव के आशीर्वाद से विद्रोह किया। राजकुमार खुसरो को पराजित किया गया, पकड़ लिया गया और अंधा कर दिया गया, जबकि गुरु अर्जन देव को मार डाला गया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन में मुगल क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई। जहांगीर के शासनकाल में 2 अंग्रेजों विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो की यात्रा भी देखी गई। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका कि अकबर की धार्मिक नीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया लेकिन तीर्थ यात्रा कर को नहीं। बी उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया लेकिन जजिया को नहीं। सी उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों को समाप्त कर दिया। एंड डी उन्होंने ना तो तीर्थ यात्रा कर और ना ही जजिया कर को समाप्त किया। तो कह रहे कौन सा कथन सही है? ये अकबर की धार्मिक नीति के विषय में है। ठीक है, सी है उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों को समाप्त कर दिया। तो आपको यहाँ पर भी मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो जजिया कर आपको पता है कि समाप्त किया था, आपने ये टेस्ट सीरीज या इसके पहले वाले में कहीं ना कहीं पढ़ा, इसी में पढ़ा। ठीक है, तो वो तो कंफर्म हो गया, लेकिन जो तीर्थ यात्रा कर वो समाप्त हुआ था कि नहीं, तो वो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिक्का प्रणाली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है कुषाण बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढालने वाले उपमहाद्वीप के पहले राजवंश थे। बी गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सी गुप्तकालीन सिक्कों में धार्मिक चिन्ह हैं जो राजाओं की धार्मिक संबद्धता को दर्शाते हैं। तो उपरोक्त में कितने कथन सकते हैं? ठीक है, ये कथन दिए गए हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं पहले इसमें आंसर की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका कह रहे हैं कथन फर्स्ट सत्य है कि कुषाण बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढालने वाले उपमहाद्वीप के पहले राजवंश थे। कथन सेकेंड आपका यहाँ पर गलत है, कह रहे हैं कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो गलत है, गुप्तों ने चांदी के सिक्के भी जारी किए लेकिन उनके तांबे के सिक्के दुर्लभ है, मतलब तांबे के सिक्के कम मिलते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी पहला सही है। तो ये आपका फर्स्ट सत्य है, ये आपका गलत है। एंड यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन भी सत्य है। तो इस तरीके से ये याद रखना कि इनमें कितने कथन सत्य हैं, इसलिए केवल 2 कह रहे हैं। अब केवल 2 में ये केवल 2 ऑप्शन मत समझ जाना, केवल 2 में पता नहीं ये दोनों सत्य हैं, ये सत्य। जब इसको पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। ये जो ऑप्शन बनाए गए ये यूपीएससी की नकल करके बनाए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से मतलब अब नकल कह लो या उसी के नक्शे कदम कह लो, वैसे बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने यह बताकर गुप्त युग के प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की कि गुप्त युग शक युग की शुरुआत के 241 साल बाद शुरू हुआ था? ऑप्शन है रघुवंशम, बी रजमनामा, सी अमरकोश एंड डी तहरीक ए हिंद। कहने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने, मतलब ग्रंथ ने बताया है कि गुप्त युग के प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की गुप्त युग शक युग की शुरुआत के। ठीक है, जब शक युग शुरू हुआ होगा उसके 241 साल बाद शुरू हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य है, यानी कि तहरीक हिंद। तहरीक हिंद इसकी रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी ने इस भूमि और इसके लोगों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने और अपने प्राचीन ग्रंथों का उनकी मूल भाषा में अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की। रघुवंशम यह कालिदास द्वारा लिखा गया, यह पहली शताब्दी के संस्कृत लेखकों में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक नाम कालिदास 4वीं-5वीं शताब्दी का है। ठीक है, अमरकोश यह अमर सिम्हा द्वारा लिखा गया था। कोशलेखन संस्कृत में तकनीकी साहित्य की महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। मतलब इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा युग कब शुरू हुआ था, और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की शैल कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल की पेंटिंग्स ज़्यादातर जानवरों की आकृतियों का रैखिक प्रतिनिधित्व है। सेकेंड, मध्य पाषाण काल के चित्रों में शिकार के दृश्यों की प्रधानता है। थर्ड, इसमें ताम्र पाषाण काल से संबंधित कोई भी पेंटिंग नहीं है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट एंड डी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहे सत्य, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड।
इसमें ताम्रपाषाणकाल से संबंधित कोई भी पेंटिंग्स नहीं है इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे बात करें अगर कथन फर्स्ट तो आपका सही ही है। देखो क्यों गलत है कथन थर्ड आपका क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस काल की पेंटिंग से मालवा के मैदानी इलाकों के बसे हुए कृषि समुदायों के साथ इस क्षेत्र के गुफा निवासियों की आवश्यकताओं के जुड़ाव, मतलब वहाँ की खान पान और वहाँ की संस्कृति का पता चलता है। कई बार ताम्रपाषाणिक चीनी मिट्टी की चीज़ें और शैल चित्रों में सामान्य रूपांकन होते हैं, उदाहरण के लिए क्रास, हैचट, वर्ग और जाली। तो था कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, आईवीसी लोग बैल के बारे में जानते थे और वे जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। सेकंड, आईवीसी के लोग मृतकों के साथ कीमती चीज़ें दफनाने में विश्वास करते थे। थर्ड, आईवीसी के लोगों ने लंबी दूरी के संचार की सुविधा के लिए सील और सीलिंग का उपयोग किया था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकेंड एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम आंसर की तो ऑप्शन ए कह रहे हैं आपका यहाँ पर फिलहाल सत्य है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सत्य है, सेकंड आपका असत्य है। अब सेकंड क्यों असत्य है तो वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, हड़प्पा स्थलों में पाई गई पत्थर कांस्य और टेराकोटा की मूर्तियाँ प्रचुर और परिष्कृत हैं। सेकंड, हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई की कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया जाता था। थर्ड, चित्रित बर्तनों की अपेक्षा सादे मिट्टी के बर्तन अधिक प्रचलित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो उपरोक्त कथन दिए गए ऊपर उसमें से कौन से सही है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट एंड डी उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी सही है? हमें ये क्वेश्चन देखना है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप इसमें आंसर देते तो कितने आपके ऑप्शन यहाँ पर सही होते हैं। इससे क्या जो भी आप पढ़ रहे हो वो पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो कितना आपको रिकॉल हो रहा है, याद हो रहा है, अच्छा कहाँ भूल रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन भूल रहे हैं, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाता है सत्य। फर्स्ट आपका असत्य है कथन फर्स्ट। हाँ ये रहा, आईवीसी के लोगों में उत्कृष्ट कलात्मक संवेदनाएं और ज्वलंत कल्पना शक्ति थी। हड़प्पा स्थलों में पाई गई मूर्तियां चाहे पत्थर, कांस्य या टेराकोटा की हों, प्रचुर मात्रा में नहीं बल्कि परिष्कृत हैं। ठीक है, सेकंड आपका सत्य है एंड थर्ड भी सत्य है। नेक्स्ट है कि पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधानों में से एक थे। सेकंड, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को सर्वोच्च और वंशानुगत बना दिया। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ठीक है, तो ये 103 नंबर क्वेश्चन है। सी ऑप्शन कह रहे कि सत्य, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को सर्वोच्च और वंशानुगत बना दिया। न्यायिक प्रणाली अपूर्ण थी और कोई संहिताबद्ध कानून नहीं था और प्रक्रिया के कोई नियम नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये आपके शिलालेख दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नासिक शिलालेख गौतमीपुत्र, सेकंड जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन, थर्ड मथुरा शिलालेख खारवेल एंड फोर्थ हाथी गुम्फा शिलालेख कुमारगुप्त। उपरोक्त में से कितने युग में सही सुमेलित है? अब देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, इसमें कितने सुमेलित हैं और आपको भी इसके पहले 4 ऑप्शन दिए गए तो वो चारों गुप्त से मतलब संबंधित थे, किससे संबंधित थे ये भी बताया गया था। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत मतलब आपको हेल्प करेंगे। आंसर की बात करें तो कह रहे हैं आपका कि यहाँ पर बी ऑप्शन सत्य है, यानी केवल दो में से अब कौन। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें केवल दो में कौन, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा। ठीक है, तो इसको फिर पढ़ना तब यहाँ जरूर है। पहला जोड़ा सही है, यानी कि नासिक शिलालेख तो गौतमीपुत्र सत्य है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि जोड़ी यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर वो भी आपका सत्य है। ठीक है, ये वाला जूनागढ़ शिलालेख ये भी सत्य है। 4 आपका यहाँ पर असत्य है। 4 असत्य है क्यों? क्योंकि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में उनके द्वारा जीना की छवि प्राप्त करने का उल्लेख है। यह शिलालेख जैन धर्म में छवि पूजा का सबसे पहला अभिलेखीय संदर्भ है। तो इस तरीके से आपका थर्ड और फोर्थ गलत है। क्यों गलत है अब इसका और अच्छे से डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, ये तो आपका सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज के संबंध में कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट, समाज पितृ सत्तात्मक था। सेकंड, महिला पुरोहित दक्षिण का कोई जिक्र नहीं है। थर्ड, महिला साधुओं का कोई जिक्र नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों एंड डी कोई नहीं। ऋग्वैदिक समाज के बारे में बात हो रही है। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, केवल 2। ठीक है, अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 2 तो कौन? पहला सत्य है आपका यहाँ पर। ठीक है, एंड कथन सेकंड भी आपका सत्य है। महिला साधुओं का कोई जिक्र नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर फिलहाल असत्य है। आप आगे पढ़ लेना।
कह रहे हैं कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जैन धर्म का मूल दर्शन महावीर के जन्म से पहले मौजूद था। सेकंड, जैन मंदिरों को अगियारी या अतासकादेह भी कहा जाता है। थर्ड, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि संपूर्ण संसार चेतन है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको अटेंड करना है। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बी ऑप्शन सत्य है, यानी कि केवल 2। अब फिर से केवल 2 में से कौन से सत्य हैं? ठीक है, तो आप जब इसको अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन से सत्य हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आया। सेकंड, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की। थर्ड, उन्होंने बंगाल में ताम्र लिपि को पूर्वी तट पर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी केवल फर्स्ट। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि केवल थर्ड आपका सत्य है। फाहियान 337 से 422 सी चीन, जिसे चीनी बौद्ध भिक्षु भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये समुद्रगुप्त के नहीं आया, तो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। ठीक है, एंड फैक्सियन ने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख नहीं किया है, यानी फाहियान ने, तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है 2 नंबर, ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाता है। तो इस तरीके से केवल थर्ड आपका सत्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वे कुलीन तंत्रीय गणराज्य हैं जो प्राचीन भारत में अस्तित्व में थे। सेकंड, नियमित कराधान की कोई व्यवस्था नहीं थी। थर्ड, शिकारियों और संग्रहणकर्ताओं को राजा को वन उत्पाद उपलब्ध करानी होती थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये आपके कथन दिए गए हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है। कथन फर्स्ट सही है, महाजनपद 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो दूसरे शहरीकरण काल के दौरान 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में अस्तित्व में थे। इनमें से अधिकांश राज्य राजशाही प्रकृति के थे, लेकिन उनमें से कुछ, जिन्हें गढ़ संघ कहा जाता था, में शासन की कुलीन तंत्र प्रणाली थी। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं पहले की। तो 108 में सी ऑप्शन आपका सत्य है, यानी कि पहला और थर्ड आपका सत्य है, ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एलोरा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े मठ हैं। सेकंड, अजंता में बौद्ध धर्म के थीम पर गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग शामिल है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन सही है। ये बात सही है कि वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित या उनकी थीम पर गुफाओं में दीवारों पर पेंटिंग खूब अच्छी बनाई गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वाकाटकस नहीं होगा, वाकाटक हो जाएगा। बी कदम्ब, सी कण्व एंड मतलब 4 हूण। उपयुक्त में से कौन गुप्त साम्राज्य के समकालीन है? ऑप्शन ए केवल सेकेंड और थर्ड, बी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। आंसर की बात करें तो कह रहे बी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। थर्ड आपका यहाँ पर फिलहाल सत्य नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि बाबा गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, वह सिख धर्म के संस्थापक थे। सेकंड, उन्होंने सगुण भक्ति परंपरा के एक रूप की वकालत की। थर्ड, गुरु नानक के विचारों ने एक ईश्वर की पूजा के महत्व पर जोर दिया। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सत्य है, सेकेंड आपका यहाँ पर असत्य है। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ लेना। कथन जो सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 यानी 1469 से 1539 में इनका जन्म पाकिस्तान में लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था। उन्होंने अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण लिया और फारसी का अध्ययन भी किया था। कुछ चीज़ें और दी गई हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि प्राचीन ग्रंथों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, कामदक ने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नीति सार लिखा। सेकंड, दंडी ने 10 कुमार चरित लिखा। थर्ड, बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक रोमांटिक उपन्यास लिखा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अभी आपके 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। आंसर बताना है तो आपका आंसर डी सत्य है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत व्याकरणों को उनके समयावधि के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन फर्स्ट, पाणिनि, बी कात्यायन, थर्ड है आपका पतंजलि। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, यानी कि इनमें से कौन से पहले आते हैं। तो देखो ये अपने आप में ही पहले से ही सही सुमेलित लगे हुए लाइन से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर फिलहाल सत्य हो जाता है। ठीक है, हाँ इनकी टाइमिंग जरूर पढ़ लीजिएगा कि पाणिनि आपकी पाँचवीं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, अन्य संस्कृत व्याकरण विदों जैसे कात्यायन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और पतंजलि दूसरी में।
तो सबसे पहले मतलब पतंजलि सबसे पहले एक तरीके से आया था, लेकिन इन्होंने किस तरीके से सुमेलित किया, इन्होंने पाणिनि, कात्यायन, फिर पतंजलि। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धार्मिक योग्यता हासिल करने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट मौर्य, बी सातवाहन, सी शुंग एंड डी गुप्त। तो किन्होंने पहले मौर्य को ये जो भूमि अनुदान की जाती ये किया था सबसे पहले? तो बी कह रहे हैं सातवाहन। ठीक है। सातवाहन राजा भारतीय इतिहास में धार्मिक योग्यता हासिल करने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने वाले पहले राजा थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करें। ऑप्शन ये स्थान दिए ये प्राचीन नाम। ऑप्शन फर्स्ट सांची, देवीकोटा, बी रामनगर, एराकिना, सी एरण, आई छत्र, एंड डी बनगढ़, काकनाडा बोटा। ठीक है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, हमें बताना है यहाँ पर कि क्या सही है। ठीक है। ये कौन सा कोड यहाँ पर सही है। आंसर की बात करेंगे तो कह रहे हैं यहाँ पर A4 सांची जो है आपकी ये काकनाडा बोटा हो जाएगा। ओके। एंड बात करें तो रामनगर जो ये है ये अही छत्र हो जाएगा। एरण की बात करें तो ये अरैकीना हो जाएगा, और बनगढ़ की बात करें तो ये आपका देवी कोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से A4 B3 हाँ ये ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन ये कह रहा कि अकबर मुगल सम्राटों में से पहला था जिसने दक्कन को जीतने की योजना बनाई थी। कारण आ दक्कन को जीतने में उनका प्राथमिक उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। ठीक है। कोड हमारा वही होता है एज यूजुअल जो दिए रहते हैं। देखो तो 116 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो ए ऑप्शन आपका कह रहे हैं कि सत्य है, यानी नीचे जो दिए गए कथन है इनमें से एक सत्य है। मुगल बादशाहों में अकबर पहला था जिसने उत्तर में अपनी विजय पूरी करने के बाद दक्कन को जीतने की योजना बनाई। दक्कन को जीतने का उसका प्राथमिक उद्देश्य का विस्तार करना ही था, मतलब वही था उसके साम्राज्य का विस्तार करना। इसके अलावा अकबर पुर्तगालियों से खुश नहीं था जो भारत के समुद्री तट पर शक्तिशाली होते जा रहे थे। वह उनकी शक्ति को तोड़ना चाहता था जो दक्कन को जीतकर संभव हो सकता था। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका ए सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वह बाणभट्ट और वेनसांग दोनों का संरक्षक था। उसके वृत्तांत उन्हें पूरे उत्तर भारत के स्वामी के रूप में पेश करते हैं। ऐसे वृत्तांतों को ध्यान में रखते हुए पहले के इतिहासकारों ने उन्हें गुप्त काल के बाद के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य निर्माता के रूप में पेश किया है। उपरोक्त वाक्यांशों में उल्लिखित शासक का क्या नाम है? ठीक है। ऑप्शन ए पुष्यभूति, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन द्वितीय, एंड डी अशोक। तो बात करें अगर यहाँ पर हम 117 नंबर क्वेश्चन में तो बी कह रहे हैं हर्षवर्धन। ठीक है। अब हर्षवर्धन के बारे में खूब अच्छे से डिटेल में दिया है तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जैन धार्मिक विरासत स्थल हैं ये आपके। ऑप्शन है श्रवणबेलगोला कर्नाटक और ये स्थान है, इनको मिलान करना है। बी रणकपुर गुजरात, थर्ड गिरनार पर्वत राजस्थान, एंड फोर्थ पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कोई नाम सुने होंगे तो कह रहे उपरोक्त में से कितने युग्म सही ढंग से बने हैं, है ना। अगर बात करें यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन की, कह रहे केवल 2 युग्म आपके सही बने। पहला तो सही है श्रवणबेलगोला कर्नाटक, ये आपका सत्य है। मैसूर के पास श्रवणबेलगोला को वर्ष 980 ईस्वी के आसपास ठोस चट्टानों से काटकर बनाया गया था और यह दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी अखंड मूर्ति है। ठीक है। जोड़ी सेकंड आपकी गलत है। रणकपुर राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। ठीक है। तो ये जो रणकपुर में गुजरात दे दिया तो ये वैसे यहाँ पर होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर अब थर्ड भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि जो गिरनार पर्वत है ये गुजरात में है, इन्होंने गुजरात को उधर कर दिया तो इधर होना चाहिए ये। पार्श्वनाथ की पहाड़ी तो ये आपका फिलहाल चौथा सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड मिला के, फर्स्ट और फोर्थ मिला के 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह कश्मीर घाटी में नौपाषाणकालीन स्थल है और यह कारेवास नामक प्राचीन झील के अवशेषों पर स्थित है। उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित साइट है। ऑप्शन है चिरान, बी बुर्जहोम, सी सरुतरु, एंड डी गोमती। तो बात करें 119 में तो बी कह रहे हैं आपका ये बुर्जहोम। बुर्जहोम घाटी में, बुर्जहोम कश्मीर घाटी में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन वाले नौपाषाण स्थलों में से एक है और यह करेवास नामक प्राचीन झील के अवशेषों पर स्थित है। बुर्जहोम कश्मीर में गुफकराल के साथ अपने गड्ढे वाले आवासों के लिए जाना जाता है जिन्हें नौपाषाण काल के दौरान शीतकालीन घर माना जाता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट कृषि जीविका का प्रमुख साधन था। सेकंड जुताई लकड़ी के फाल से की जाती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल आंसर की बात करें यहाँ पर हम तो आंसर सी हमारा यहाँ पर सत्य, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक हैं जो एक धार्मिक आंदोलन है जो वैष्णववाद परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु की पूजा को बढ़ावा देता है। गौड़ीय वैष्णववाद परम सत्य की प्राप्ति के लिए भक्ति योग को अपनाने की शिक्षा देता है।
उन्हें महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो कह रहे उपरोक्त वाक्यांश वर्णन करता है। अभी हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे हैं, आपको नोट मतलब शॉर्ट्स नोट्स भी आप बना सकते हैं और आपको रिवीजन करने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। आंसर की बात करें 121 नंबर क्वेश्चन है, तो सी कह रहे हैं चैतन्य देव। ठीक है, अब चैतन्य देव के बारे में चूंकि यहाँ पे आंसर में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं कि बंगाल के 16वीं शताब्दी के भक्ति संत चैतन्य देव ने कृष्ण राधा की निस्वार्थ भक्ति का उपदेश दिया था। इसका मेंस में भी क्वेश्चन आया है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है। तो आप इसको मतलब ये ना सोचिएगा कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे में कौन आ जाएगा ये नहीं पता है, बट आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे उल्लिखित राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। ऑप्शन ए संगम, सालुवो, अराविडु, तुलुवा, तुलु या तुलवा। बी संगम, अराविडु, तुलु, सुलु या सलु। सी संगम, तुलु, सलु, अराविदु एंड डी संगम, सलु, तुलु, अराविदु। अब मिलान करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो पहले आएगा आपका संगम, अब इन्होंने चारों में भी संगम दे दिया है। फिर आएगा आपका सलु, तो आप सेकंड में भी है, लेकिन यहाँ पर ये केवल एक और ये डिफरेंस है कि तुलु और फिर अराविदु। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है निकोलो दी कॉन्टी या निकोलो कॉन्टी, फर्नाओ नुनिस, डोमिंगो पेस, डुआर्टो बारबोडोसा और अब्दुल रज्जाक जैसे विदेशी यात्रियों ने निम्नलिखित में से किस राज्य का दौरा किया था। देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया है। एक तो पूछा गया कि किस राज्य का दौरा किया गया था, तो ये चार या 5 नाम एक साथ दे दिए गए। कई बार पूछते कि ये 4 या 5 जो विदेशी यात्री हैं ये कौन से देश से संबंधित है, क्योंकि ये भारतीय तो है नहीं, है ना, तो पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना इनका। ऑप्शन ए गुप्त, बी हर्षवर्धन, सी विजयनगर एंड डी मराठा। बात करें 123 क्वेश्चन नंबर, तो सी ऑप्शन है कि विजयनगर, यानी कि निकोलो कॉन्टी, फर्नाओ नुनिस, डोमिंगो पायस, डुआर्टो बारबोडोसा या बारबोसा और अब्दुल रज्जाक जैसे विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की भव्यता के बारे में लिखा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं यानी 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवा करने वाले 2 भाइयों हरियर और बुक्का ने की थी। ठीक है, पहली बात तो याद रखना कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो 2 भाइयों से ही याद रखो। हरियर बुक्का थोड़ा अलग सा ही नाम है। सेकेंड बात ये है कि आपको ये याद रखना कि ये 4-5 लोगों ने विजयनगर की तो यात्रा की ही थी। तो आपको 2 क्वेश्चन पता चल गए। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से देश से संबंधित है, ये क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है, इनमें से 1-2 नाम हटा भी देंगे, यहीं पे फायान कर देंगे या और नाम बदल देते हैं, है ना। मैं आपको हर क्वेश्चन के 2-3 आयाम इसलिए बताती चल रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे तो अगर 2-3 आयाम तैयार हैं तो आप फंसे नहीं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करें। ऑप्शन फर्स्ट तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश, बी सिजादा का समारोह बलबन, सी लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक एंड डी सहाना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहले तो हमें मिलान करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1, ठीक है, B2, C3 एंड D4, यानी कि बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वह मामलुक वंश का संस्थापक था। सेकेंड, उन्होंने विस्तार की बजाय समेकन की नीति अपनाई। सी, उसने तांबे का जीतल चलाया। एंड फोर्थ है, उसने नवयुवकों की शक्ति को नियंत्रण में रखा। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, अब ये यूपीएससी के तरीके ऑप्शन पर आंसर बताना है। 125 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, विच मीन्स कि केवल 2 ऑप्शन सही है। अब मैंने पहले ही बताया कि आपको ये जरूर क्लियर करना कि इन 2 में से कौन से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि मुगल काल के इंडो फारसी स्रोतों में किसान को अधिकतर किस शब्द से दर्शाया गया। ऑप्शन है रैयत, बी मुजेरियन, सी असामी एंड डी उपरोक्त सभी। तो बात करें अगर यहाँ पर हम 126 में, तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल महाकाव्य लगभग 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था और कोवलन और माधवी की कहानी का वर्णन करता है। ऑप्शन है शिल्पाधिकारम, बी मणिमेकलाई, सी वलयपथ एंड डी शिवाका चिंतामणि। तो आंसर की अगर बात करें, इसमें हमें आंसर बताना है। आप पहले देखिए क्या आंसर सही होगा। बी आपका कह रहे हैं मणिमेकलाई। ओके, नेक्स्ट है कि सतपुला बांध 14वीं शताब्दी का एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो सिंचाई के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत था और संभावित घुसपैठियों के खिलाफ रक्षा के रूप में भी काम करता था, किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन है वीर बल्लाल थर्ड, बी हरिहर द्वितीय, सी गियासुद्दीन तुगलक एंड डी मोहम्मद बिन तुगलक। अब आंसर की बात करें कि इनमें से कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है कि आदि पर्वण किसका प्रथम खंड है। ऑप्शन है महाभारत, बी ऋग्वेद, सी अभिधम्म पिटक एंड डी गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पर जो सही होगा
ठीक है। तो हमें इसमें सही आंसर बताना, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाभारत। आदि पर्व किसका प्रथम खंड है? महाभारत का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लड़ाइयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, बी हल्दीघाटी का युद्ध, सी तालीकोटा का युद्ध एंड डी 4 नंबर घाघरा का युद्ध। तो अब इनको मिलान करके यहाँ पे आंसर बताना है 130 क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट आ जाएगा आपका खानवा का युद्ध, फिर आएगा 4th नंबर आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है, फिर आएगा आपको तालीकोटा का युद्ध, और फिर हमारा आना चाहिए हल्दीघाटी का युद्ध। तो सी ऑप्शन हमारा इस तरीके से सही हो जाता है। ओके, फिलहाल यहाँ तक अभी इसको क्वेश्चन को रखते हैं। इसके बचे हुए क्वेश्चन अभी आने वाले वीडियो में मैं कर दूँगी। थोड़ा सा कोई मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है, तो फिर हम अभी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।